मेडिसिन में अपन पढ़ रहे थे जीवाणु जनित रोग। बैक्टीरिया से होने वाले रोग अपन पढ़ रहे थे। तो मेडिसिन में जीवाणु जनित रोग में अपन ने देख लिया, एक तो एंथ्रेक्स अपन ने देख लिया पूरा। उसके बाद अपन ने देखा रहा हेमरेजिक सेप्टिसिमिया, एचएस जिसको बोला जाता है, गलगोटो के बाद में अपन ने देख लिया ब्रूसेलोसिस। ये 3 डिजीज अपन पढ़ चुके हैं। इनके सारों के उपनाम क्या होते हैं, इनके रोग कारक क्या होते हैं, इसकी पैथोलॉजी क्या है, इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है, मतलब इसका फैलाव किस प्रकार होता है इन चीज़ों का, इसके क्लिनिकल साइन इनके, इसके अलावा इसका डायग्नोसिस मतलब जो पहचान होती है वो किस प्रकार की जाती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस अपन ने देख लिया था, ट्रीटमेंट अपन ने देख लिया था। उसमें मैंने बताया था, इन दोनों के ट्रीटमेंट बताए थे, लेकिन ब्रूसेलोसिस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसका मैंने आपको कल बता दिया था। ब्रूसेलोसिस डिजीज है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें कुछ एंटीबायोटिक दी जाती है, जैसे कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये सारी जो है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए की जाती है। सेकेंडरी इन्फेक्शन का मतलब होता है जैसे ब्रूसेलोसिस डिजीज किसी रोग में, किसी जीव में होता है, उसकी वजह से शरीर की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। तो उस कमजोर हुई रोग प्रतिरोधक क्षमता की वजह से कोई और बैक्टीरिया भी उस पर शरीर पर आक्रमण कर देते हैं, तो उनको बोला जाता है सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो इसमें जो एंटीबायोटिक दी जाती है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए दी जाती है। इसके बाद में ट्रीटमेंट पढ़ लिया। ट्रीटमेंट के बाद में रोकथाम और उसके नियंत्रण के तरीके अपन ने देखे थे। इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो डिजीज है वो स्टार्ट करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। जिसको बोला जाता है तपेदिक। ट्यूबरकुलोसिस। जिसको नॉर्मली भाषा में कहा जाता है टीबी। ट्यूबरकुलोसिस ये बहुत ही विड, जो मतलब बहुत ही पूरे संसार के अंदर फैलने वाला डिजीज है। पूरे संसार में इसके जो जीवाणु है वो पाए जाते हैं, और ये कभी भी किसी भी जीव के अंदर ये हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये बच्चों में नहीं होता, ये बड़ों में नहीं होता, बूढ़ों में नहीं होता। ये लगभग सभी जीवों में, सभी उम्र के जीवों में, सभी प्रकार की स्पीसीज में ये डिजीज जो है वो हो सकता है। अब इसके अपन उपनाम देखते हैं। सिनोनिम्स कौन कौन से हैं इसके। इसको टीबी कहा जाता है, इसको टीबी कहा जाता है, इसको क्षय रोग भी कहा जाता है। क्षय रोग होता है, क्षय रोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें शरीर का जो है, शरीर का जो वजन है, वेट होता है, वो धीरे धीरे इस रोग में कम होता जाता है। धीरे धीरे जो पशु होता है, वो जीव होता है, वो धीरे धीरे कमजोर होता जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है क्षय रोग। इसके अलावा इसको बोला जाता है पियरल डिजीज। पियरल डिजीज इसको बोला जाता है। पियरल डिजीज इसको क्यों बोला जाता है वो आगे आगे अपन देखेंगे। इसमें लगभग दाने के समान, मटर के दाने के समान इसमें गांठें बनती है, जिसकी वजह से इसको पियरल डिजीज भी कहा जाता है। दीर्घकालीन संक्रामक रोग होता है। दीर्घकालीन का मतलब होता है ये लंबे समय तक चलने वाला डिजीज है, क्रोनिक डिजीज है। इसकी जीवों के अंदर इसकी सारी अवस्थाएं पाई जाती है। इसके अंदर एक्यूट अवस्था हो सकती है, एक्यूट अवस्था हो सकती है। इसके अलावा सब एक्यूट हो सकती है, क्रोनिक हो सकती है। क्रोनिक अवस्था, ये तीनों अवस्थाएं इसमें पाई जाती है, पर एक्यूट अवस्था इसमें नहीं पाई जाती है। इसका जो लक्षण दिखने का जो काल है वो लगभग 0 से लेके 8 दिन के बीच में इसके लक्षण दिखाई दे जाते हैं। सॉरी, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 8 दिन होता है। मतलब जब ये बैक्टीरिया शरीर के अंदर प्रवेश करता है, बैक्टीरिया वायरस जब शरीर के अंदर बैक्टीरिया जब शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तब से लेके लगभग 8 दिन के बाद इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसलिए इसको इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो लगभग 8 दिन का होता है। इसके अगर अपन लक्षणों की बात करें, मुख्य लक्षणों की बात करें, तो इसमें शरीर पर क्या होते हैं, घाव बनने लग जाते हैं। उन घावों के ऊपर चारों तरफ क्या होता है, जो मृत टिश्यू जमा हो जाते हैं, और वो एक प्रकार से गांठों के रूप में, गांठों का रूप ले लेते हैं, जिसमें शरीर में गांठें बन जाती है, जिनको बोला जाता है नोडल्स, ट्यूबरकल्स या नोडल्स जिसको बोला जाता है, या इसको ट्यूबरकल्स भी बोल सकते हैं। उन गांठों को क्या बोला जाता है, ट्यूबरकल्स।
इन ट्यूबरकल्स की ही वजह से इसको ट्यूबरकुलोसिस नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें जो मुख्य लक्षण जो इसका है वो ट्यूबरकल्स का निर्माण होना इसका मुख्य लक्षण है, इसलिए इसका नाम पड़ा ट्यूबरकुलोसिस। ये इसके हो गए उपनाम। इसके बाद में अपन देखते हैं इसकी ईटियोलॉजी, रोग कारक। रोग कारक कौन कौन सा है इसका? अब रोग कारक की अपन बात करते हैं तो इसका अलग अलग जीवों में अलग अलग रोग कारक है इसके। जैसे कि अपन रूमिनेंट्स यानी कि पशुओं की अगर बात करते हैं, पशुओं की अगर बात करते हैं तो पशुओं में माइकोबैक्टीरियम बोविस, माइकोबैक्टीरियम बोविस नामक जीवाणु जो है वो पशुओं के अंदर टीबी रोग उत्पन्न करता है। कौन सा? माइकोबैक्टीरियम ओविस। याद रखना, ओविस जो है, ओविस से ही आपको याद रखना है कि ये जीव जो पशु होते हैं जैसे कि रूमिनेंट्स हो गया, सभी प्रकार के पशु, डॉग होता है, कुत्ता होता है, सॉरी डॉग होता है, बिल्ली होता है, इसके अलावा गाय, भैंस, बकरी, भेड़ जो भी हैं, सुअर, उन सब के अंदर ये रोग हो सकता है। किसी भी उम्र में ये रोग हो सकता है। तो माइकोबैक्टीरियम जो बोविस नाम है, जिस बैक्टीरिया का नाम है, वो पशुओं में रोग उत्पन्न करता है। अगर अपन मानव की बात करते हैं, मानव में भी ये टीबी उत्पन्न कर सकता है। और मानव में किस बैक्टीरिया द्वारा होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया द्वारा मानव में रोग उत्पन्न होता है। इसके अलावा पक्षियों में भी ये रोग हो सकता है। और पक्षियों में कौन से जीवाणु द्वारा होता है? माइकोबैक्टीरियम एवियम। माइकोबैक्टीरियम एवियम, ये 3 प्रकार के जो जीवाणु है ये मुख्य रूप से, सामान्यतः मुख्य रूप से ये पशुओं के अंदर, मानव के अंदर और पक्षियों के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं। पशुओं में रोग उत्पन्न कौन करता है? माइकोबैक्टीरियम बोविस। मानव के अंदर कौन करता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये तो आपको पता ही होगा, शायद 12th में जिसके बायोलॉजी है वो पढ़ के आया होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। पक्षियों में जो होता है माइकोबैक्टीरियम एवियम द्वारा ये रोग उत्पन्न किया जाता है। अब अपन इसकी बात करते हैं तो ये एक छड़नुमा संरचना इसकी होती है। ये जो होता है छड़नुमा होता है। इसके अलावा अगतिशील होता है, इसके अलावा एरोबिक होता है, मतलब वायवीय श्वसन करता है। वायवीय श्वसन करता है। तो ये क्या हो गया? छड़नुमा हो गया। इटियोलॉजी का मतलब रोग कारक। कौन सा रोग आता है? पशुओं में मैंने बताया माइकोबैक्टीरियम बोविस, मानव में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, पक्षियों में माइकोबैक्टीरियम एवियम। ये छड़नुमा आकृति का होता है, अगतिशील होता है, मतलब रक्त के द्वारा एक अंग से दूसरे अंग में ही जाएगा। वायु श्वसन करता है, शरीर के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके ये श्वसन करता है। इसके अलावा नॉन स्पोर फॉर्मिंग, स्पोर का निर्माण नहीं करता, स्पोर का निर्माण ये नहीं करता। जैसे कि अपने एंथ्रेक्स में देखे थे, स्पोर का निर्माण एंथ्रेक्स करता था। इसके अलावा हेमरेजिक सेप्टिसिमिया में भी नहीं होता, ब्रुसेलोसिस में स्पोर फॉर्मिंग नहीं होता। इसके अलावा जो तपेदिक है, ट्यूबरकुलोसिस है, इसके अंदर भी क्या होता है? स्पोर का निर्माण नहीं होता। तो ये सारे इसके किसके हो गए? रोग कारक के लक्षण हो गए। छड़नुमा, अगतिशील होना, वायु श्वसन इसमें होना, इसके अलावा नॉन स्पोर फॉर्मिंग। अब इस बैक्टीरिया के बारे में कुछ तथ्य और आपको जानने हैं। इस बैक्टीरिया को सूर्य की रोशनी तथा इथाइल अल्कोहल से इसको नष्ट किया जा सकता है। सूर्य की रोशनी तथा इथाइल अल्कोहल से इसको नष्ट किया जा सकता है। इथाइल अल्कोहल तथा
सूर्य की रोशनी से इस बैक्टीरिया को, इस जीवाणु को नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा इसका गर्मी से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके अलावा जो डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं, डिसइंफेक्टेंट अपन जो फिनाइल ये सब चीज़ें यूज करते हैं साफ सफाई के लिए, उनसे भी इस जीवाणु को कोई इफेक्ट नहीं होता। वो जो डिसइंफेक्टेंट हो गया, इसके अलावा गर्मी होगी, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालती। सूर्य की रोशनी तथा इथाइल अल्कोहल से ही इसको नष्ट किया जा सकता है। तो ये हो गई एटियोलॉजी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी। इसका फैलाव किस प्रकार होता है। एपिडेमियोलॉजी, इसका फैलाव किस प्रकार होता है। देखो, फैलाव जो होता है इसका, वो पशुओं के अंदर लगभग ये सभी प्रकार के पशुओं को अफेक्ट करता है। जैसे कि इसमें गोवंश आ गया, मनुष्य, बकरी, सुअर आदि में, सभी में, भेड़ हो गया, घोड़े हो गए, इन सभी के अंदर क्या होता है, ये अपना रोग उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा देखो, गोवंश में गोवंश हो गया, मनुष्य हो गया, बकरी हो गई तथा सुअर, इन जीवों को, गोवंश, मनुष्य, बकरी तथा सुअर, इन जीवों को ये ज्यादा अफेक्ट करता है, ज्यादा संक्रमित करता है, इन जीवों को ज्यादा संक्रमित करता है। लेकिन अगर अपन बात करते हैं भेड़ की व घोड़े की, भेड़ व घोड़े की, इनके अंदर क्या होता है, भेड़ व घोड़े की अगर बात करते हैं तो इनके अंदर क्या होता है, प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। इस जीवाणु के प्रति प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, जिस वजह से इनको ये कम प्रभावित करता है या कम संक्रमित करता है। ये इनको संक्रमित कर सकता है, ऐसे जरूरी नहीं है कि अगर प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता है तो इनको प्रभावित करेगा ही नहीं। ये प्रभावित इनको कर सकता है, लेकिन कम मात्रा में करेगा। इनका अफेक्ट जो है, इस जीवाणु का जो अफेक्ट है वो शरीर पर ज्यादा दिखाई नहीं देगा, और ये कम इलाज में, कम ट्रीटमेंट में ये सही हो सकते हैं। लेकिन अपन बात करते हैं गोवंश की, मनुष्य, बकरी, सुअर, तो इनके अंदर क्या होता है, प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता नहीं पाई जाती है, जिस वजह से ये ज्यादा संक्रमित होते हैं। किससे? ट्यूबरकुलोसिस से। अब ये फैल किस किस से सकता है, ये देखो आप, संक्रमित रोगी की लार से ये फैल सकता है, सही है। संक्रमित रोगी की लार से ये फैल सकता है, उसकी सांस से, जैसे कि खांसना, छींकना, लार हो गया, सांस से, सांस के द्वारा ये फैल सकता है, सही है। इसके अलावा अपन बात करते हैं इसका जो बलगम आता है, मतलब पशु, इसमें लक्षण क्या होता है, इसमें खांसी होती है, टीबी में खांसी होती है, तो खांसी के साथ जो बलगम आता है उसमें भी ये जीवाणु उपस्थित हो सकते हैं। अगर उस बलगम के कांटेक्ट में कोई दूसरा जीव आता है तो वो भी इससे अफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि कच्चा दूध पीने से अगर जिस पशु को टीबी है उस पशु का आप अगर कच्चा दूध पी रहे हो तो उस कच्चे दूध में भी ये बैक्टीरिया मौजूद हो सकता है। गर्म करके इस बैक्टीरिया को नष्ट किया जा सकता है। तो कच्चा दूध से ये फैल सकता है। इसके अलावा मल से ये फैल सकता है, मूत्र से भी ये फैल सकता है, मूत्र में भी इसके जीवाणु पाए जाते हैं। इसके अलावा योनि या गर्भाशय के जो स्त्राव है उनके अंदर भी ये बैक्टीरिया होता है। जैसे कि अगर गर्भित पशु से जो गर्भाशय से जो स्त्राव निकलते हैं, उन स्त्रावों के अंदर भी ये बैक्टीरिया जो है वो मौजूद हो सकता है। अगर ये जो स्त्राव किसी स्वस्थ पशु के कांटेक्ट में आते हैं तो वो उसको संक्रमित कर सकते हैं। खाद्य पदार्थों से भी ये फैल सकता है। संक्रमित खाद्य पदार्थों की अपन बात कर रहे हैं। संक्रमित खाद्य पदार्थों की
संक्रमित जल की, संक्रमित खाद्य पदार्थों व जल से भी ये फैल सकता है। संक्रमित खाद्य पदार्थों और जल से भी ये फैल सकता है। सही है, ये सारी चीजें हो गई इसकी कौन सी, देखो लार के द्वारा भी ये फैल सकता है क्योंकि लार में भी इसके बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। सांस के द्वारा भी, छींकते समय, खांसते समय जो ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं, खांसते समय, छींकते समय जो ड्रॉपलेट्स शरीर से बाहर निकलते हैं, उनमें भी ये जो जीवाणु है ये मौजूद हो सकता है। गर्भाशय की बलगम, जो खांसी के द्वारा बलगम आता है, गीली खांसी में बलगम जो आता है उसमें भी ये बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं। कच्चा दूध जो है उसके अंदर भी ये उपस्थित हो सकते हैं। मल के द्वारा, मूत्र के द्वारा, योनि और गर्भाशय के स्त्राव के द्वारा भी ये फैल सकते हैं। अगर संक्रमित खाद्य पदार्थ है, संक्रमित खाद्य पदार्थ को स्वस्थ पशु खाता है या जल, संक्रमित जल वो ग्रहण करता है तो उससे भी इस पशु को हो सकता है। ये इसके हो गया एपिडेमियोलॉजी। अब अपन बात करते हैं, एक तो होती है देसी गाय, एक होती है विदेशी गाय। देसी गाय और विदेशी गाय। तो एक बात बताओ, देसी गाय और विदेशी गाय, इन दोनों में ज्यादा प्रतिरोधी कौन सी होती है? तपेदिक से या ट्यूबरकुलोसिस से ज्यादा प्रतिरोधी कौन सी होती है? देसी गायों में ये रोग कम होता है, विदेशी गायों में ज्यादा होता है। जो ट्यूबरकुलोसिस डिजीज की बात करते हैं तो विदेशी गायों में ये डिजीज ज्यादा होता है, किसके बजाय? देसी गायों के बजाय। देसी गायों जो होती है उसमें प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, थोड़ी बहुत प्रतिरोधक क्षमता इसमें देखने को मिल सकती है, बजाय किसके? विदेशी गायों के। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ये एक प्रकार का जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज का अर्थ मैं आपको बता चुका हूँ कि पशुओं से मनुष्य में और मनुष्य से अगर पशुओं में ये रोग हो सकता है तो ऐसे रोगों को क्या कहा जाता है? जूनोटिक डिजीज। तो ये जो डिजीज है ये पशुओं से किस में हो सकता है? पशुओं से मनुष्य में भी हो सकता है। मनुष्य की अगर बात करें तो कच्चा दूध पीने वाला या संक्रमित पशु का दूध पीने वाला, संक्रमित पशु का कच्चा मांस खाने वाला जो मनुष्य होता है उसमें भी ये जा सकता है। इसके अलावा कोई अगर पशु चिकित्सा कर्मी है तो वो भी अगर ऐसे पशु का इलाज कर रहा है जिसको पहले से टीबी है, या ऐसे पशु का अगर टॉर्जन हो जाता है या उसमें डिस्टोकिया वाला केस होता है, तो ऐसे पशु का अगर इलाज कर रहा है जिसको टीबी है तो उस पशु चिकित्सा कर्मी को भी ये डिजीज हो सकता है, इसलिए इसको कहा जाता है जूनोटिक डिजीज। तो ये बात होगी एपिडेमियोलॉजी की जो मैंने आपको बताई। तो ये जो रोग होता है ट्यूबरकुलोसिस, ये लगभग सभी प्रकार के इसके मार्ग हो सकते हैं फैलने के। ये मुख के द्वारा भी शरीर में अंदर जा सकता है, ये श्वास के द्वारा भी अंदर जा सकता है। अगर संक्रमित पशु के अगर बलगम या उसके छींकने के संपर्क में अगर वो आता है, इसके लार के संपर्क में आता है, उसके मूत्र मल के संपर्क में आता है, या गर्भाशय के स्त्राव के संपर्क में भी अगर वो आता है स्वस्थ पशु। इसके अलावा इसके उत्पाद जैसे कि मीट हो गया, इसके अलावा दूध हो गया, उनके कच्चे दूध या कच्चे मांस के सेवन से भी ये रोग फैल सकता है, स्वस्थ पशु में जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रोग जनकता। पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस, रोग जनकता का मतलब होता है कि शरीर के अंदर ये कौन कौन से अंगों को प्रभावित करते हैं। दो प्रकार से इसका रोग जनकता अपन देखेंगे। इसमें पहली स्टेज जो होती है, शुरुआती स्टेज, जिसको बोला जाता है प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। जब इस रोग की शुरुआत होती है, तो क्या क्या इसमें कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, कौन कौन से अंग इसमें प्रभावित होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। प्राइमरी कॉम्प्लेक्स जिसको बोला जाता है, जो शुरुआती अवस्था होती है, इस रोग की शुरुआती अवस्था होती है, इसके अंदर क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया है ये जिस मार्ग से अंदर जाता है वहां की लसिका ग्रंथिकाओं को प्रभावित करता है। जिस मार्ग से ये शरीर के अंदर जा रहा है उसकी लसिका ग्रंथिकाएं, लसिका ग्रंथिकाओं को ये प्रभावित करता है। लसिका ग्रंथिकाओं में अगर देखें तो ये फेरेंजियल लिम्फ नोड,
फेरिंजियल लिम्फ नोड तथा इसके अलावा फेरिंजियल के अलावा मेजेंट्रिक लिम्फ नोड। इन दोनों लिम्फ नोड्स को ये अधिक प्रभावित करता है। फेरिंजियल लिम्फ नोड हो गया, मेजेंट्रिक लिम्फ नोड जो होगी, जो गले में स्थित होती है ये लिम्फ नोड्स, उनको मुख्य रूप से ये इनको प्रभावित करता है। अगर ये श्वास के द्वारा अंदर जा रहा है तो भी लगभग इन्हीं को ये प्रभावित करेगा, या अगर ये खाने के साथ अंदर जा रहा है तो भी ये लगभग इन्हीं लिम्फ नोड्स को, लसिका ग्रंथिकाओं को प्रभावित करता है। जिसमें आपको याद रखना होगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो ट्यूबरकुलोसिस डिजीज है वो मुख्यतः कौन सी लिम्फ नोड्स को प्रभावित करता है। तो गले में पाई जाने वाली फेरिंजियल लिम्फ नोड होगी और मेजेंट्रिक लिम्फ नोड होगी, इनको ये मुख्य रूप से प्रभावित करता है। इसके अलावा मैंने इसका इंक्यूबेशन पीरियड लगभग आपको बताया था, लगभग 8 दिन। 8 दिन पर क्या होता है, 8 दिन पर इसके लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, और 8 दिन बाद, 8 दिन में क्या होता है, शरीर के अंदर घाव बनना स्टार्ट हो जाते हैं। घाव बनना स्टार्ट हो जाते हैं शरीर के अंदर, विभिन्न प्रकार के अंगों में घाव बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अंग जैसे कि अपन बात करते हैं, अगर ये भोजन के साथ आहार नाल में गया है तो आहार नाल में घाव बनाएगा। इसके अलावा अगर ये श्वास के द्वारा फेफड़ों में गया है तो फेफड़ों में, या जो ब्रोंकियल जो होती है वहाँ पे ये क्या करता है, घाव बनाता है। तो ये 8 दिन के बाद ये घाव बनना शरीर में स्टार्ट हो जाते हैं। और घाव बनने के बाद क्या होता है, इस घाव के चारों तरफ, जैसे कि मान लो ये घाव बन गया, इस घाव के चारों तरफ जो है वो मृत टिश्यू इकट्ठा होने लग जाते हैं। लगभग 2 दिन बाद में मृत टिश्यू इकट्ठा होने लग जाते हैं, और यहाँ पे कैल्शियम जमा होने लग जाता है। कैल्शियम का जमाव देखने को मिलता है इसके 8 दिन के लगभग 2 दिन बाद में। लगभग 2 दिन बाद में, 8 दिन में तो घाव बनना स्टार्ट हुआ, मृत टिश्यू यहाँ पे जमा हुए, उसके लगभग 2 दिन बाद में क्या होता है, यहाँ पे कैल्शियम जमा होने लग जाता है, जिसको बोला जाता है कैल्सिफिकेशन। यानी कि जब घाव बनते हैं उसके 2 दिन बाद में कैल्सिफिकेशन की प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है। कैल्सिफिकेशन मतलब कैल्शियम का घाव के चारों तरफ जमा होना कैल्सिफिकेशन कहलाता है। तो ये प्रोसेस जो होती है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है लगभग 2 दिन बाद में। अब जैसे यहाँ पे कैल्शियम जमा होने लग जाते हैं तो ये जो घाव है ये गांठों में रूपांतरित हो जाता है। इसमें गांठों में रूपांतरित हो जाता है, जिन गांठों को क्या बोला जाता है, ट्यूबरकल्स। जिन गांठों को क्या बोला जाता है, ट्यूबरकल्स। इन गांठों को क्या बोला जाता है, ट्यूबरकल्स बोला जाता है, जो कि एक इसकी स्थायी अवस्था होती है, इस रोग की स्थायी अवस्था होती है। ट्यूबरकल्स बनना इस रोग का मुख्य लक्षण होता है। ये समझ में आया। देखो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जब इस रोग की शुरुआत होती है, जिस मार्ग से ये शरीर के अंदर प्रवेश करता है उस मार्ग की लसिका ग्रंथिकाओं मुख्य रूप से अपन देखते हैं फेरिंजियल लिम्फ नोड, मेजेंट्रिक लिम्फ नोड, इनको प्रभावित करता है या इनके अंदर घाव उत्पन्न कर सकता है। अब 8 दिन बाद में ये घाव बनाता है, सही है। उस घाव के चारों तरफ क्या होती है, इस घाव के चारों तरफ मृत कोशिकाएं जमा होने लग जाती है, मृत टिश्यू बनने लग जाते हैं। और जैसे ये घाव बनना स्टार्ट हो जाता है उसके 2 दिन बाद में, घाव बनने के लगभग 2 दिन बाद में यहाँ पे कैल्शियम का जमाव प्रारंभ हो जाता है। इन जो मृत कोशिकाएं हैं इनके चारों तरफ कैल्शियम का जमाव प्रारंभ हो जाता है, जिसको कहा जाता है कैल्सिफिकेशन। और कैल्सिफिकेशन जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता है तो ये जो संरचना है, ये घाव जो है, ये मृत टिश्यू, कैल्शियम और ये घाव तीनों मिलके गांठों का निर्माण करते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, ट्यूबरकल्स कहा जाता है। इन गांठों को क्या कहा जाता है, ट्यूबरकल्स। और इन ट्यूबरकल्स का बनना ही ट्यूबरकुलोसिस का मुख्य लक्षण है। इन ट्यूबरकल्स के ही नाम के आधार पर इसका नाम पड़ा ट्यूबरकुलोसिस। तो ये जो ट्यूबरकल्स बनना इस रोग का मुख्य लक्षण है। अब जो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया इन गांठों के अंदर अपना विकास प्रारंभ करता है। गांठों के अंदर अपना विकास यहाँ पे स्टार्ट करता है, यहाँ पे विकसित होना प्रारंभ करता है। इन गांठों के अंदर विकसित होना प्रारंभ करता है। ये शुरुआत की अवस्था है जिसे कहा जाता है प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। ये अवस्था होगी कौन सी, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। अब दूसरी अपन बात करते हैं पोस्ट प्राइमरी। दूसरी जो अवस्था है इसकी आती है कौन सी, जब प्राइमरी कॉम्प्लेक्स
स्टार्ट होता है, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होता है, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स के बाद में गांठें बन जाती है, तब तक की अवस्था क्या कहलाती है, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स कहलाती है। अब जब गांठें बन गई तो उसके बाद में दूसरी अवस्था स्टार्ट होती है, जिसको बोला जाता है पोस्ट प्राइमरी डिसेमिनेशन। पोस्ट प्राइमरी डिसेमिनेशन। अब यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि डिसेमिनेशन का मतलब होता है कि फैलाव। डिसेमिनेशन का मतलब होता है फैलाव। अब प्राइमरी जो कॉम्प्लेक्स बना, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स बना मतलब यहाँ पे ट्यूबरकल्स बने। ट्यूबरकल्स यहाँ पे बन गए, सही है, ये प्राइमरी कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये ट्यूबरकल्स जो होते हैं वो शरीर में फैलना स्टार्ट हो जाते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया, ट्यूबरकल्स के अंदर बैक्टीरिया विकसित होते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं, अपनी ग्रोथ करते हैं और रक्त के द्वारा शरीर के लगभग सभी अंगों में जाते हैं और वहां पे ट्यूबरकल्स और ज्यादा ट्यूबरकल्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस अवस्था को क्या नाम दिया, पोस्ट प्राइमरी डाइसेमिनेशन। पोस्ट प्राइमरी डाइसेमिनेशन मतलब जो रोग है उसका फैलाव यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। इस अवस्था के अंदर रोग का फैलाव प्रारंभ हो जाता है। रोग का फैलाव इस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। अब शरीर में हर भाग में ट्यूबरकल्स का निर्माण हो चुका है, सही है, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हुआ जहाँ पे ट्यूबरकल्स का निर्माण हुआ। अब पोस्ट प्राइमरी डिसेमिनेशन मतलब जो ट्यूबरकल्स हैं वो अलग अलग अंगों में फैलना प्रारंभ कर देते हैं। अब अलग अलग अंगों में फैलना प्रारंभ करते हैं और बैक्टीरिया अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं तो शरीर के अंदर विषैले पदार्थ उत्पन्न होने लग जाते हैं। शरीर में विषैले पदार्थ बनना प्रारंभ कर देते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया जब शरीर के अंदर हो जाते हैं, सेप्टिसीमिया की कंडीशन आ जाती है, तो उसके बाद जो विषैले पदार्थ बनना प्रारंभ हो जाते हैं और इन विषैले पदार्थों की वजह से जो पशु है उसका शरीर होता है वो धीरे धीरे कमजोर होने लग जाता है। शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लग जाता है, धीरे धीरे कमजोर होने लग जाता है। इसीलिए इस रोग को कहा जाता है क्षय रोग। मतलब धीरे धीरे ये शरीर की कोशिकाओं को, शरीर की ऊतकों को क्षीण करता जाता है, क्षय करता जाता है उनका, इसलिए इसका नाम पड़ा क्षय रोग। शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देता है, इसमें विषैले पदार्थ बनना प्रारंभ होते हैं। ये चीजें समझ गए आपको। एक बार और देख लो, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स मतलब ट्यूबरकल्स का बनना। प्राइमरी कॉम्प्लेक्स मतलब ट्यूबरकल्स का बनना लगभग 8 दिन बाद जैसे संक्रमण होता है, बैक्टीरिया का संक्रमण होता है, उसके 8 दिन बाद घाव बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उस घाव के चारों तरफ क्या होता है, मृत कोशिकाएं जमा होने लग जाती है। मृत कोशिकाएं जमा होती है, उसके लगभग 2 दिन बाद में क्या होता है, कैल्शियम का जमाव वहां पे स्टार्ट हो जाता है। और कैल्शियम का जमाव होता है तो उसके बाद गांठें बनती है और गांठों को क्या कहा जाता है, ट्यूबरकल्स। क्या कहा जाता है, इसको ट्यूबरकल्स कहा जाता है उनको। अब ये ट्यूबरकल्स बन गए, इसको बोला जाता है अपने प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। अब ये ट्यूबरकल्स जो हैं ये शरीर के अंदर फैलना प्रारंभ कर देते हैं, शरीर के अलग अलग अंगों में जाना प्रारंभ कर देते हैं। अब जैसे ये शरीर के अलग अलग अंगों में जाएंगे वहाँ पे बैक्टीरिया अपना विकास करेगा, विकसित होगा, अपनी ग्रोथ करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा और ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, रोग पूरे शरीर के अंदर फैल जाता है और विषैले पदार्थ वहाँ पे बनना प्रारंभ कर देते हैं। उस विषैले पदार्थों की वजह से क्या होता है, शरीर धीरे धीरे शरीर पशु का जो शरीर है वो धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है क्षय रोग। इसलिए इस रोग को कहा जाता है क्षय रोग। तो ये हो गया इसका पैथोजेनेसिस, रोग जनकता। तो अपन ने इसका क्या क्या देख लिया, सिनोनिम्स, उपनाम अपन ने देख लिया। इसके बाद में इसकी इटियोलॉजी देख ली, अलग अलग प्रकार के जीवों में अलग अलग प्रकार के जीवाणु अफेक्ट करते हैं उनको, वो अपन ने देख लिया। पशुओं के अंदर माइकोबैक्टीरियम बोविस, पशुओं के अंदर माइकोबैक्टीरियम बोविस है। मानव के अंदर कौन सा जीवाणु हो गया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। पक्षियों के अंदर माइकोबैक्टीरियम एवियम। ये 3 प्रकार के बैक्टीरिया अपन ने पढ़े जो अगतिशील होते हैं, नॉन स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, छड़ के आकार के ये होते हैं। सूर्य की रोशनी और इथाइल अल्कोहल में इनको नष्ट किया जा सकता है। सूर्य की रोशनी तथा इथाइल अल्कोहल में इनको नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा इनको डिसइंफेक्टेंट जो अपन है, फिनोल, ये सब चीज़ें पशुशाला को या किसी फर्श को साफ सफाई करने के लिए काम में लेते हैं। उससे जो टीबी का जो बैक्टीरिया है उसको नहीं मारा जा सकता है।
या इसके अलावा जो गर्मी होती है, गर्मी का भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरी बात अपन बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी, मतलब इसका फैलाव किस प्रकार होता है। ये हर तरीके से शरीर में फैल सकता है, जैसे कि श्वास के द्वारा अंदर जा सकता है, संक्रमित भोजन, संक्रमित जल से ये अंदर जा सकता है। इसके अलावा जो रोगी पशु है उसके जो ड्रोपलेट्स, खांसने या छींकने के समय जो ड्रोपलेट्स शरीर के बाहर आते हैं उनमें भी जीवाणु मौजूद हो सकता है। इसका जो बलगम है उससे भी शरीर स्वस्थ रोगी को संक्रमित कर सकता है। इसके अलावा शरीर के विभिन्न स्त्राव जैसे कि मल हो गया, मूत्र हो गया, इसके अलावा गर्भाशय स्त्राव हो गए, उनसे भी ये रोग फैल सकता है। इसके अलावा जो रोगी पशु है उसके उत्पाद जो है जैसे कि मिल्क हो गया, या अपने भैंसों को किसके लिए यूज करते हैं, मीट के लिए यूज करते हैं। तो कच्चा मीट और कच्चा दूध पीने वाले जो मानव होते हैं उनके अंदर भी ये फैल सकता है। सही है, तो ये इसका फैलाव हो गया एपिडेमियोलॉजी। अब रोग जनकता की बात करते हैं तो रोग जनकता मैंने आपको बताया प्राइमरी कॉम्प्लेक्स में ट्यूबरकल्स बनते हैं, और सेकेंडरी जो पोस्ट प्राइमरी डिसेमिनेशन होता है उसमें ये ट्यूबरकल्स शरीर के विभिन्न अलग अलग अंगों में क्या करते हैं, फैलते हैं। अलग अलग अंगों में इनका फैलाव होता है, अलग अलग अंगों में इसका फैलाव देखने को मिलता है। सही है, ये होगी रोग जनकता। अब अपन बात करते हैं इसके लक्षणों की। टीबी के लक्षण देखते हैं। क्लिनिकल साइन, क्लिनिकल साइन पशुओं में क्लिनिकल साइन जो होते हैं वो कई प्रकार से हो सकते हैं। जैसे कि अगर ये फेफड़ों को अफेक्ट करता है तो फेफड़ों के अंदर ये रोग किस प्रकार क्या क्या लक्षण उत्पन्न करता है। इसके अलावा ये आंत के अंदर जाता है तो क्या क्या लक्षण वहाँ पे उत्पन्न करता है वो अपन देखते हैं। सबसे पहले सामान्य लक्षण जो दिखाई देते हैं टीबी के पशु में, सामान्य लक्षण कौन कौन से दिखाई देते हैं, जैसे कि जो रोगी होता है वो निरंतर कमजोर होता जाता है, धीरे धीरे रोगी जो है कमजोर होता जाता है, धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होता जाता है। ये तो इसका लक्षण मैंने आपको बताया कि ट्यूबरकल्स जो है गांठें शरीर के अंदर फैलती है, उनकी वजह से विषैले पदार्थ शरीर में उत्पन्न होते हैं जिनसे रोग होता है, जो पशु का शरीर होता है वो धीरे धीरे क्षीण होता जाता है और कमजोर पड़ता जाता है। दूसरा अपन बात करते हैं शरीर का तापमान जो होता है, शरीर का जो तापमान होता है वो बदलता है, हर समय बदलता रहता है। शरीर का तापमान जो है वो बदलता रहता है। अगर तीसरे लक्षण की अगर बात करते हैं इसमें, तो शरीर में जो पशु है उसकी भूख बढ़ जाती है, पशु के शरीर की भूख बढ़ जाती है, भूख बढ़ जाती है, ज्यादा भोजन करने लग जाता है पशु। इसके अलावा अपन इसमें नेक्स्ट देखते हैं पशु जो होता है सुस्त हो जाता है, पशु जो होता है सुस्त हो जाता है, कार्य क्षमता घट जाती है, कार्य क्षमता कम हो जाती है। जाहिर सी बात है अगर शरीर धीरे धीरे कमजोर होता होगा तो शरीर की कार्य क्षमता भी धीरे धीरे घट जाएगी, शरीर की कार्य क्षमता कम हो जाती है। आंखें जो होती है वो सतर्क हो जाती है, मतलब जो पशु होता है वो किसी भी चीज को देख के चौंक जाता है या घबरा जाता है, मतलब आंखें जो होती है वो सतर्क हो जाती है। इस रोग के अंदर आंखें चमकीली हो जाती है, या अपन ऐसे कह सकते हैं आंखें चमकीली हो जाती है। इसके अलावा बालों का रूखा होना, बालों का रूखा होना। घोड़े के अंदर, घोड़े में अगर अपन बात करते हैं तो घोड़े में जो गर्दन की कशेरुकाएं हैं, जो घोड़े में गर्दन की कशेरुकाएं होती है, गर्दन की कशेरुकाएं, गर्दन की कशेरुकाओं के अंदर शोथ उत्पन्न हो जाता है। गर्दन की कशेरुकाओं में शोथ उत्पन्न हो जाता है, मतलब इन्फ्लामेशन
उत्पन्न हो जाता है, जिससे जो पशु होता है वो गर्दन, पशु की गर्दन, हॉर्स की अपन बात करते हैं, हॉर्स की जो गर्दन होती है वो अकड़ जाती है इस वजह से। तो ये सामान्य जो लक्षण अपन देखे, सामान्य लक्षण है जो हर जीव के अंदर दिखाई देते हैं, या अपन नॉर्मल बाहर से इन लक्षणों को देख सकते हैं। अंगों के बारे में आंत हो या चाहे अपन लंग्स की बात करें तो उनके लक्षण अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सभी ऑर्गन्स के अंदर अलग अलग लक्षण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट बाकी क्लास में।